डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और वो दो तरह की होती हैं मेनली डिपेंड अपॉन द सप्लाई। एक तो सिंगल फेज़ और थ्री फेज़। जो सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स में, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में एंड रिपल्शन मोटर में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये देखने में किस तरह की होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शंस कैसे होती है, जैसे और इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वैसे ही इंडक्शन मोटर, जिसका कि दूसरा नाम है एसिंक्रोनस मोटर, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह एक स्टेशनरी पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का और इस पर हम एसी सप्लाई देते हैं। दूसरा होता है रोटर। रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का और रोटर जो है वो मैकेनिकल लोड को शाफ्ट से कनेक्ट करता है। इंडक्शन मोटर का जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका रोटर जनरली स्क्वायरल केज टाइप का होता है। स्टेटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन का स्टेटर एक स्टैम्पिंग्स का बना होता है जो कि लैमिनेटेड होते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। और ये जो स्टैम्पिंग्स होते हैं इनमें स्लोट्स प्रोवाइडेड होते हैं। स्लोट्स इसलिए होते हैं ताकि उसमें हम स्लोट्स जो हैं वो वाइंडिंग को कैरी कर सकें। स्टैम्पिंग्स यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस भी रिड्यूस हो सकें। स्टैम्पिंग को हम लैमिनेट इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस रिड्यूस हों और ये स्टैम्पिंग सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस भी रिड्यूस हो जाए। जब हम एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग पर तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यह मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मोटर स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पर रन होता है और यह सिंक्रोनस स्पीड जो कि NS से शो की गई है वो होती है 120 F/P। F यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी है एंड P इज़ द नंबर ऑफ पोल है मोटर्स के। स्टेटर की कंस्ट्रक्शंस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की कंस्ट्रक्शन सिमिलरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर की तरह ही होती है। सिर्फ यहाँ पर दो डिसिमिलरिटीज़ होती हैं जो कि इस तरह से है। पहली कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की में जो कॉइल्स प्रोवाइडेड होती हैं वो कंसंट्रेट टाइप की होती हैं, जबकि थ्री फेज वाले में डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की होती हैं। और शेडेड पोल जो मोटर है एसिंक्रोनस मोटर, इसमें दो स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से स्पेस क्वाड्रेचर में होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस तरह से होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर की कंस्ट्रक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्क्वायरल केज टाइप की तरह ही होती है। यहाँ पे रोटर सिलेंड्रिकल होता है और वो पूरी पेरी में स्लोटेड होता है और यहाँ पर स्लोट्स पैरेलल नहीं होते हैं, एक दूसरे से स्लाइटली स्क्यूड होते हैं। और ये जो इनका मतलब ये एंगल जो होता है ये कहलाता है हमारा स्क्यूड एंगल, मतलब स्लाइटली एक दूसरे से टिल्टेड होते हैं ताकि ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो भी हमारी प्रिवेंट हो सके, जिसे हम कोगिंग भी कहते हैं। हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि कोगिंग क्या होती है इंडक्शन मोटर में। तो वो कोगिंग यही होती है मैग्नेटिक लॉकिंग। तो मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो मतलब मोटर स्टॉप ना हो, इसलिए जो स्लोट्स हैं उनको लिटिल बिट स्क्यूड कर देते हैं। तो इंडक्शन मोटर की जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज टाइप का होता है और यहाँ पे स्क्वायरल केज जो होता है रोटर वो एल्युमिनियम, ब्रास या कॉपर वायर का बना होता है। ये एल्युमिनियम और कॉपर वायर का जो रोटर होता है वो रोटर कंडक्टर्स स्लोट्स पूरी पेरी उनकी स्लोटेड होती है और ये कॉपर और एल्युमिनियम रिंग्स होते हैं वो
परमानेंटली शॉर्टेड होते हैं रोटर कंडक्टर से। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रोटर कंडक्टर्स के साथ एंड रिंग्स लगी होती हैं। ये एंड रिंग्स परमानेंटली शॉर्टेड होती हैं बार के साथ, ताकि हम और रेजिस्टेंस इसमें ऐड ना कर सकें। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि ये जो मोटर्स होती है ये कांस्टेंट स्पीड पर रन होती है। यहाँ पे हम इसकी स्पीड को वेरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर्स होती है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जब हम, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इंडक्शन मोटर के दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर पर हम एसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ का वर्किंग प्रिंसिपल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग उससे। तो अल्टरनेटिंग करंट भी फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं मेन फ्लक्स। ये मेन फ्लक्स रोटर कंडक्टर्स को भी लिंक करता है। क्योंकि ये जो मेन फ्लक्स है दोनों वाइंडिंग्स को, मेन फ्लक्स जो है दोनों स्टेटर रोटर दोनों को लिंक करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये रोटर कंडक्टर से भी कट होता है। तो अकॉर्डिंग टू जो फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो फैराडे लॉ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा रोटर कंडक्टर्स में, क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है, तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी फ्लो होना स्टार्ट कर देगी रोटर से। तो ये करंट कहलाती है रोटर करंट। तो रोटर करंट भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं रोटर फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है जो इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट कर रहा है, इसलिए इसे मोटर को हम कहते हैं इंडक्शन मोटर। क्योंकि यहाँ पर जो रोटर वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह के फ्लक्स हैं, एक तो मेन फ्लक्स है और दूसरा है रोटर फ्लक्स, जो कि है किसकी वजह से, इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से। तो इन दोनों फ्लक्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मोटर रोटेट होती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज का। अब यहाँ पे हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली 5 टाइप की है। पहला है स्प्लिट फेज मोटर, दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तीसरा है परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, और फोर्थ है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। लास्ट होती है शेडेड पोल मोटर। ये इनकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हमने बताया कि इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें पल्सेटिंग टाइप की होती है, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसे हमें स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए ही उसमें कैपेसिटर लगाया हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था स्टार्टिंग में कि ये इंडक्शन मोटर की व्यू है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर यहाँ पे इसे स्टार्ट करने के काम में आता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना वो रोटेटिंग टाइप की होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है 3 फेज मोटर में, कि वो अपने आप सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं हो पाती। तो इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय 3 फेज करंट। देखिए यहाँ पर आपको एक वेवफॉर्म शो की हुई है। यहाँ पे हम बैलेंस सप्लाई ले रहे हैं कि 3 फेज सप्लाई है और बैलेंस्ड आ रही है, मतलब तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एक रेड फेज है, एक सेकंड फेज है ये, और फिर थर्ड फेज है ये ब्लू में, तीनों आपस में 120 डिग्री अपार्ट है, जो कि बैलेंस कंडीशन है। तो यहाँ पर ये तो इसका फेजर डायग्राम है, और यहाँ पर ये वेवफॉर्म शो कर रखी है। जैसे फर्स्ट फेज है तो फेज़ 1 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे V1 बराबर से Vm sin ओमेगा t। तो पहला फेज जो है वो Vm sin ओमेगा t, मतलब जो है ये 0 डिग्री फेज एंगल से शुरू है। तो ये फर्स्ट वाली जो
वेव फॉर्म है ये फेज़ 1 की है, और जो दूसरा फेज़ है वो पहले फेज़ से 120 डिग्री डिफरेंस पर है, लैग कर रहा है। तो ये सेकेंड फेज़ की वेव फॉर्म 120 डिग्री से स्टार्ट है, और जो थर्ड फेज़ है हमारा वो फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़ से 120 डिग्री पर है। तो ये जो फोर्थ कंडीशन दिखाई हुई है ये सेकेंड फेज़ से 120 डिग्री डिफरेंस पर है, ये तीसरे फेज़ की वेव फॉर्म है। तो ये तीन वेव फॉर्म है फेज़ 1 की, फेज़ 2 की एंड फेज़ 3 की, जो कि आपस में 120 डिग्री पर है। ये बैलेंस कंडीशन को शो कर रही है। तो ये हमने यहाँ पे वेव फॉर्म शो की हुई है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 3 फेज़ सप्लाई की वजह से कैसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखिए, जब 3 फेज़ सप्लाई देंगे हम 3 फेज़ वाइंडिंग पर तो कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए, सबसे पहले हमने देखा जैसे 3 फेज़ है तो तीनों फेजेस की वेव फॉर्म इक्वेशंस दे रखी है, जैसे आर बाई बी। रेड फेज है फाई बराबर से फाई एम साइन ओमेगा टी, येलो फेज है फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और फाई बी है फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, राइट। अब अगर वाइंडिंग सारी आइडेंटिकल है और सप्लाई भी बैलेंस है तो मैग्नीट्यूड जो होगा हर एक फ्लक्स का वो होगा फाई एम, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। वो कैसे आएगा हमारा, देखिए फर्स्ट केस हमने लिया जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री इंस्टेंट पर पहला फेज जो है उसका फाई आर 0 हो गया, क्योंकि फाई एम साइन ओमेगा टी 0 तो साइन 0 0। फिर सेकेंड फेज येलो फेज है, उसकी इक्वेशन थी फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू हमने 0 रखी तो फाई वाई की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 0.866 इंटू फाई एम, और फाई बी जो थर्ड फेज है उसमें भी हमने ओमेगा टी की वैल्यू 0 लिखी तो फाई बी आ गया हमारा 0.866 फाई एम, राइट। फिर हमने सेकेंड केस लिया, सॉरी फर्स्ट केस है जब हम इसमें हम रिजल्टेंट फ्लक्स देखेंगे ना अगर हम, तो रिजल्टेंट फ्लक्स की जो इक्वेशन आएगी वो होगी हमारी फाई इज इक्वल टू इन तीनों का स्क्वायर ऑफ अंडर रूट लेंगे जब हम तो उसमें इसकी कुछ ये जो नेगेटिव साइन है वो जैसे देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे पहला फेज 0 हुआ, दूसरा फेज 0.866 माइनस आ रहा है मतलब माइनस √3/2, और तीसरा फेज आ रहा है प्लस √3/2। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे हम, है ना, तो ये दो फेज का रिजल्टेंट ही निकल पाएगा, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है यहाँ पे 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जब हम इनका फाइनल रिजल्टेंट FIR निकालेंगे तो वो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो इन्हें इसका जो होगा फाई 2 का स्क्वायर प्लस फाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 फाई 2 फाई 3 इंटू कोस कितना आएगा 60 डिग्री। तो उसकी वजह से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएगी, राइट। तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट सेकेंड केस जब ओमेगा टी 60 डिग्री है तो हमने पाई आर की इक्वेशन में लिखा, फिर पाई वाई की इक्वेशन में लिखा 60 डिग्री एंड पाई बी की इक्वेशन में लिखा, तो भी वो वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर हमने इनका भी रिजल्टेंट निकाला सेकेंड केस में, तो फाई 1 एंड फाई 2 आया, उस टाइम फाई 3 0 है। पहले वाले केस में फाई 1 0 था तो फाई 2 फाई 3 आ रहा था, अब फाई 3 0 है तो फाई 1 फाई 2 आ रहा है। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स की, रिजल्टेंट फ्लक्स की। फिर थर्ड केस जब हम ओमेगा टी 120 डिग्री लिख रहे हैं तो उसमें आर वाई बी तीनों फेजेस के लिए निकाला, अब सेकेंड फेज 0 हो गया, तो यहाँ पर फिर फर्स्ट और थर्ड फेज का रिजल्टेंट निकल आएगा। फिर फोर्थ केस में जब 180 डिग्री रखा हमने तो फर्स्ट फेज 0 हो गया, सेकेंड और थर्ड फेज से रिजल्टेंट निकल आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फ्लक्स हमारे पास आ रहा है, तो जिसकी वजह से जब रिजल्टेंट फ्लक्स है जो भी रोटेटिंग फ्लक्स है तो रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो मोटर रोटेट होगी। मतलब यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हर कंडीशन में हर इंस्टेंट पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो 3 फेज अगर हमारी बैलेंस सप्लाई है तो 3 फेज करंट की वजह से हमारे पास हर टाइम कुछ ना कुछ रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो जबकि सिंगल फेज की कंडीशन में अगर हम देखें तो एक ही फेज है हमारे पास,
उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो एक टाइम में एक ही है ये, तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाता है। इसलिए सिंगल फेज जो सप्लाई है वो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो कि मोटर को रोटेट करने के लिए सफिशेंट नहीं होती। और जो 3 फेज है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो ये था हमारा प्रोडिक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।